नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से इन दिनों चिराग पासवान और उनके चचा में एक पार्टी के सिंबल को, एक बंगला चिन्ह को लेकर के भी जो बयानबाजी हो रही है। दोनों का दावा है कि हमारा अपना है, लेकिन पशुपति पारस का दावा इसलिए मजबूत बन रहा है कि जिस प्रकार से शिवसेना मामले में चुनाव आयोग ने फैसला दिया, उस कारण निश्चित तौर पर उनका पलड़ा मजबूत है। 5 सांसद उनके साथ हैं। ऐसी अगर बात होती है कि चुनाव चिन्ह मिल जाता है पारस जी को, तो चिराग पासवान के लिए निश्चित तौर पर एक बड़ा झटका होगा। खूब बढ़िया से लोक जनशक्ति पार्टी की राजनीति को समझने वाले श्रवण अग्रवाल इस विषय पर क्या कहते हैं। श्रवण जी, आपने सुना होगा इन दिनों खास करके बंगला को लेकर के। नहीं, ये तो वह आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी जो उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच के विवाद का जो उदाहरण दे रहे हैं, बिल्कुल वह मतलब हमारे लोगों के गले से उतर नहीं रहा है। वह दूसरे संदर्भ में चुनाव आयोग का फैसला था। वहाँ की पूरी पार्टी यूनिट शिंदे के साथ थी और वहाँ के जो विधानसभा में जो 2/3 एमएलए थे वो भी शिंदे के साथ थे और लोकसभा में भी अधिकतर जो सदस्य शिवसेना के थे वो भी शिंदे जी के साथ थे। तो कई परिप्रेक्ष्य में चुनाव आयोग ने सबको एक जगह करते हुए, समायोजित करते हुए कई परिप्रेक्ष्य में पहले भी, अब ऐसा रहता तो 1997 में लालू यादव जी ने जनता दल को तोड़ा जी, है ना, लेकिन उस समय चक्र छाप था जनता दल का चुनाव चिन्ह, है ना, 90 से 89 से 89 में, जब उसके बाद 94 में नीतीश कुमार जी जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में नहीं, जॉर्ज साहब के नेतृत्व में जनता दल जॉर्ज के रूप में मान्यता 94 में लोकसभा में मिला था 14 सांसद लेके, जिसमें 10 सांसद बिहार से थे, 3 सांसद यूपी से थे, 1 सांसद कर्नाटका से थे। उस समय 54 सांसद होते थे बिहार से, बिहार मिला के, तो 10 सांसद। लेकिन उस समय भी नीतीश कुमार जी के पक्ष में फैसला नहीं गया था और उनको समता पार्टी के रूप में मान्यता मिला था 95 में, समता पार्टी जनता दल। उसके बाद लालू यादव जी ने भी फिर भी चक्रछाप था 95 में, और शरद जी, रामविलास जी, लालू जी सब लोग एक थे। और चारा घोटाला प्रकरण आया था, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पे दबाव था मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का, तो उसमें भी लालू यादव जी ने पार्टी तोड़ी थी और बड़ी संख्या विधायकों की, मैक्सिमम संख्या लालू यादव जी के साथ थी। विधायक दल का बहुमत था और बिहार से जो बचे हुए सांसद भी थे वो भी लालू यादव जी के साथ थे। लेकिन उसके बाद भी शरद यादव जी को ही, देवेगौड़ा जी और शरद यादव और रामविलास पासवान जी को ही चक्रछाप मिला। लेकिन 1998 में, लेकिन फिर चक्रछाप निर्वाचन आयोग ने सीज कर लिया। लेकिन श्रवण जी, यह तो चुनाव आयोग के पाले में, यह तो चुनाव को वो जो फैसला देगा दोनों को मानना होगा। अब तो एक तर्क और ये दे रहे हैं, जब आप जान लीजिए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी बुद्धिमानी हैं, ज्ञानी हैं, पुराना अनुभव है। हम एक पुराने राजनीतिज्ञ तो नहीं कह सकते उनको, लेकिन पुराना, क्योंकि रामविलास पासवान जी के भाई रहे हैं, सारे काम देखते थे, मैनेजमेंट करते थे, एक अच्छे मैनेजमेंट करता थे, राजनीतिज्ञ नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसी परिस्थिति बनी, स्थिति बनी, नीतीश कुमार जी के रिकमेंडेशन से, नीतीश कुमार जी के सिफारिश से, नीतीश कुमार जी ने उस समय आपने देखा होगा जब केंद्र में उस समय नीतीश कुमार जी भी थे, आरसीपी सिंह भी मंत्री बने और पारस जी भी मंत्री बने। लेकिन उस समय नीतीश कुमार जी के पार्टी से ललन सिंह के भी मंत्री बनने की बात थी। यहाँ तक का कैबिनेट मंत्री एक बनेंगे जो 19 में नहीं हो पाया था, बाद में हुआ, तो उसमें चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, रामनाथ ठाकुर और संतोष कुमार कुशवाहा पूर्णिया एमपी, इन लोग को भी 2 राज्य मंत्री बनने की बात थी। लेकिन नीतीश कुमार जी को चिराग पासवान जी से अपना बदला साधना था,
इसीलिए उन्होंने सिफारिश किया और उन्हीं के रिकमेंडेशन पे नीतीश जी के, हाँ सारे लोग जानते हैं उस समय भाजपा के कोटे से ठीक है। आज ये मंत्रिमंडल में हैं, आज कहते हैं कि जब तक जिंदा रहूंगा मैं एनडीए में रहूंगा, ही ना कहते हैं। लेकिन एनडीए में उनकी वैल्यू बढ़ी है, ये चीज आपको मानना? नहीं। अब वो आज कह रहे हैं कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए तो 5 मंत्री कैबिनेट के गए, उसमें एक मैं भी था। इसको अपना वैल्यू के रूप में देख रहे हैं। लेकिन श्रवण जी G20 हम एक बता रहे हैं, G20 की जो चंडीगढ़ में जिसकी वो शुरुआत थी, ओपनिंग में पारस जी गए। नहीं ठीक है, कई मंत्रियों को अलग अलग हिस्से में जिम्मेदारी, ऐसा बात नहीं है। चंडीगढ़ गए थे। आप इसको, इस चीज को लेके अपना पीठ मत थपथपाइए आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी। इस चीज को लेके आप अपने आप को बड़ा क्रेडिट मत दीजिए और ना क्रेडिट लीजिए। आप ये बताइए बिहार के जनमानस को, बिहार के आम और आवाम को, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रामविलास पासवान जी वाला जगह आपको मिला। कैबिनेट पहली बार आप एमपी बने और पहली बार आप केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए। आपने पार्टी तोड़ा और नीतीश कुमार जी के, मैंने फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार जी के रिकमेंडेशन। लेकिन आप पार्टी तोड़ने की बात वो लोग कहते हैं कि चिराग पासवान नहीं, चिराग पासवान मैं बताऊंगा ना, मैं बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूं, एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमने बात, आप तो किसने पार्टी तोड़ा ये हमसे कोई ज्यादा जानता नहीं है। पारस जी जब पार्टी तोड़ रहे थे तो किन लोगों के साथ उन्होंने पार्टी तोड़ा, लोक जनशक्ति पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं मालूम था। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने हमको कहा कि हमने अपने पत्नी को भी नहीं बताया कि हम पार्टी तोड़ने जा रहे हैं। पार्टी टूटे नहीं, इसके लिए कई चिराग पास, देखिए हमको तो अपना भूल और प्रायश्चित सुधारना है, हमको तो रामविलास पासवान जी के आदर्श और उसूल और सिद्धांत के साथ रहना है। लेकिन जिस उद्देश्य के लिए पार्टी उन्होंने तोड़ा, उस उद्देश्य से आदरणीय पारस जी भटक गए। आप 2 साल हो गए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं पार्टी के जी। आपकी एज, आपका 1952 का बर्थ है सर्टिफिकेट है, आपका सर्टिफिकेट 72-71 वर्ष आपका एज हो गया। आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, आप दलित सेना के भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप केंद्र में भी मंत्री हैं। आप कहते हैं पार्टी किसने तोड़ा? पार्टी चिराग पासवान जी ने तो नहीं तोड़ा। आप बताइए ना, आप उदाहरण दीजिए, पार्टी किसने तोड़ा? पशुपति कुमार पारस जी कहते हैं हमने पार्टी तोड़ा, हमारे साथ 2/3 सांसद थे, हम आदरणीय लोकसभा के स्पीकर के पास गए और पारस जी का भाषा है कि उन पर फरियाद लगाए, हुजूर हमारे पार्टी में लोकतंत्र में खतरा है, सो हमको अलग मान्यता दिया जाए। यही ना पारस जी कहते हैं। पार्टी चिराग पासवान जी ने नहीं तोड़ा, उन्होंने तोड़ा और जब पार्टी टूट गई, मैं भी उस समय दिल्ली में था, संजोग से मैं उस समय दिल्ली में आवास पे मौजूद था, मुझे भी नहीं मालूम था, सारे देश के मीडिया वहां जुटे हुए थे। आपके जैसे करीबी व्यक्ति को भी पता नहीं था, किसी को नहीं पता था, केवल सांसदों को पता था, और अब बताएंगे विस्तार से। लेकिन आप ये ना बताए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2 साल हो गए पार्टी टूटे हुए, 2 साल होने जा रहे हैं। जून में पार्टी टूटी थी, मार्च है ना 2021 में 23 से। आप एक भी जिला में, अनिल जी उनसे प्रश्न पूछिएगा आदरणीय पारस साहू से, आप पार्टी के विस्तार के लिए, संगठन के विस्तार के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक भी जिला में आप नहीं गए, एक भी जिला में आपने सम्मेलन नहीं किया, एक भी जिला में आपने कार्यक्रम नहीं किया। आप 2 साल हो गए केंद्र में मंत्री बनाए हुए, आप याका के पीठ मत थपथपाइए, अपना क्रेडिट मत लीजिए कि हम एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आए तो हमको रिसीव करने का 5 मंत्री के साथ अवसर, सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बताइए, फूड प्रोसेसिंग मंत्री के रूप में आप अपना उपलब्धि बिहार के आम आवाम को बताइए। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ा मेगा फूड पार्क, आप बिहार में काफी समान, एक बड़ा मेगा फूड पार्क 2014 में जब पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हरसिमरत कौर जी इस विभाग की विभागीय मंत्री थी, उनके कार्यकाल में एक बड़ा मेगा फूड पार्क खगड़िया जिला, जो रामविलास पासवान जी का गृह जिला है, जन्मस्थली है, पारस जी का गृह जिला है, पारस जी की जन्मस्थली है खगड़िया शहर, बन्नी, अलौली, खगड़िया, मानसी में एक मेगा फूड पार्क लगा। वह मेगा फूड पार्क जब मानसी खगड़िया में कोई उद्योगपति
चाहे बिहार का हो चाहे देश का हो, खगड़िया का भौगोलिक वातावरण ऐसा है, खगड़िया चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ है, खगड़िया का ऐसा पृष्ठभूमि है, कोई उद्यमी वहां छोटा सा उद्योग लगाने की हिम्मत नहीं जुटाता। एक बड़े उद्यमी ने वहां जाके, अब बियाडा ने 70 एकड़ भूमि दिया 70 एकड़ भूमि में उसने करीब 100 करोड़ रुपया के लागत से एक बड़ा मेगा फूड पार्क लगाया, और बहुत लॉजिस्टिक मेगा फूड पार्क। और उस मेगा फूड पार्क को बिहार सरकार ने, बियाडा ने, उसके हिटलर शाही ने, बियाडा ने अकारण, बियाडा ने मेगा फूड पार्क को 70 एकड़ के जमीन को आवंटन रद्द कर दिया हुआ। उद्यमी पारस जी के मंत्रालय में गुहार लगाते रहा कि आप ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बिहार सरकार से बात कीजिए, लेकिन ना पारस जी मंत्री बनने के बाद, मंत्री के शपथ लेने के बाद आज तक अपने गृह जिला नहीं गए, यहाँ तक कि अपने गांव शहरबन्नी नहीं गए। और जो उनका दायित्व बनता था, नैतिक कर्तव्य बनता था विभागीय मंत्री के रूप में, आज तक वो मानसी मेगा फूड पार्क का निरीक्षण करने भी नहीं गए कि क्यों बंद कर दिया गया एकदम। लेकिन श्रवण जी, हमारी जो बात अभी हो रही है इन दिनों, खास करके जब से ये G20 की जो मीटिंग हुई है, लगातार उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि कुछ बड़ा होने वाला है फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बिहार के लिए खासकर। अरे कब होगा? अब चला चली की बेला है, 300 दिन बाद चुनाव हो जाएंगे, सारे लोग अब चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। अरे कब होगा? आपके खगड़िया में देखिए, खगड़िया में मक्का, बड़े पैमाने पे मक्का उत्पादन होता है, और लंबे समय से वहाँ का मक्का वहाँ बड़ा बड़ा रैक लगता है। मेरे मक्का लागत मूल्य भी वहाँ के किसानों को नहीं मिलता। वहाँ का मक्का देश ही नहीं विदेश में भी जाता है। मक्का से कई तरह के, मक्का का आप देखिएगा कि मक्का से कई तरह के उत्पाद होते बनते हैं, और मक्का वहाँ विदेश तक जाता है। यदि आप एक मानसी में ही खाद्य प्रसंस्करण खगड़िया में ही कुछ कर देते तो वहां के किसान को भी लाभ मिलता, वहां को रोजगार के बड़े अवसर प्राप्त होते। आप चले ये हाजीपुर, अब देखिए हाजीपुर केला का बड़ा हब है, केला का बगल में मुजफ्फरपुर है लीची का। आपने क्या किया? एक छोटा सा आपने बना दिया है यहाँ बेली रोड में, वहाँ कुछ नहीं, ऐसे है ना, कुछ नहीं। आप लेकिन श्रवण जी, इन दिनों आपने देखा होगा खास करके चाचा भतीजा की लड़ाई में, सिर्फ आप अगर नुकसान देखिएगा तो एमएलसी चुनाव गया का आप सीट ले लीजिए, गया में जिस प्रकार से था कि चिराग जी को मिलेगा या पारस जी को मिलेगा, लेकिन इन दोनों की आपसी तनातनी के कारण बीजेपी के खाते में सीट चली गई। देखिए, पारस जी को एक सीट विधान परिषद का चुनाव था, हाजीपुर में मिला था, है ना, स्थानीय प्राधिकार मुख्य त्रिस्तरीय पंचायत वाला। उसमें पारस जी ने दल के किसी साथी को नहीं देखे, भूषण कुमार ना कभी राष्ट्रीय लोजपा में थे ना लोजपा में थे, कहाँ से आयात करके उन्होंने दे दिया। भूषण कुमार अपना बड़े, लेकिन सीट जीते भी नहीं वो सीट जीते, वो कहाँ रोज जाते हैं, किनसे मिलते हैं, ये हम लोग से छिपा नहीं हुआ। यह भी हम भविष्य में बताएंगे। वो कितने दिन रहेंगे यह भी हम बताएंगे। वो कितने दिन रहेंगे। चिराग पासवान जी ने तो परसों ही दिल्ली में कहा कि सारे एमपी हमसे बात कर रहे हैं, सारे एमपी हमारे संपर्क में। एमपी राष्ट्रीय लोजपा के एमपी जो है, चिराग पासवान ने परसों ना दिल्ली में कहा, राष्ट्रीय जो अधिवेशन था उनका, राष्ट्रीय परिषद की जो बैठक थी, उसमें कहा कि पारस जी क्या बोलेंगे, सारे एमपी उनके आतुर है, हमसे बात करते हैं। मैं पहले भी कर रहा हूँ, देखिए अभी एमपी, आप समय आने दीजिए ना, 1-2 महीना रुकिए ना, चुनाव की सरगर्मी को थोड़ा और गर्मी तेज होने दीजिए। लेकिन पारस जी इन दिनों लगातार घूम रहे हैं बिहार में, ये चीज आपको नहीं, बिहार में कहाँ आप देखिए हाजीपुर, अरवल। नहीं, हाजीपुर तो उनका अरवल में लिखिए, अरवल में केवल अरवल वो गए थे, वो भी हम लोग के कहने पे। अरवल हम थे, अरवल के सारे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कराने में, अरवल ले जाने में, अरवल में सारे प्रेस को जुटाने में, सारे कार्यक्रम हम थे, वो भी हमारे प्रेशर पे। एक अरवल, हाजीपुर को आप छोड़ दीजिए, हाजीपुर तो वह इधर जाने लगे जब चिराग पासवान जी का वहाँ दौरा पूरा शुरू हुआ। चिराग पासवान जी गांव हाजीपुर में जाने लगे। 2019 से 2021 तक वो हाजीपुर एकदम नहीं जा। अग्रवाल अभी कहाँ? आप देख लीजिए, वह बोलते हैं आप
चिराग पासवान जी तो पारस जी 2 साल हो, चिराग पासवान जी को आप कभी सुनिएगा, वो कभी पारस जी का नाम नहीं लेते, कभी पारस जी के बारे में नहीं बोलते। ये जब आते हैं चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, चिराग पासवान, अरे भाई 2 साल का आप अपना उपलब्धि न लेकिन हम लोग पूछते हैं तब बोलते नहीं, अपना उपलब्धि न बताइए। आप चिराग पासवान जी से पूछते रहिए, चिराग पासवान जी से पूछते रहिए, वो इग्नोर कर देते हैं। कहाँ वो पारस जी पे बोलते हैं? चिराग पासवान से भी जो हम लोग सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं, पारस जी भी देते हैं। नहीं, पारस जी तो जिस भाषा में जवाब देते हैं, पारस जी तो जानवर तक की संज्ञा देते हैं, यह शोभा नहीं देता। वो उनका भतीजा है, रामविलास पासवान जी का बेटा है। अब कहते हैं विरासत, संपत्ति का विरासत, कौन सा संपत्ति? इस देश में परंपरा है, इस देश में आप चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, करुणानिधि का पॉलिटिकल विरासत करने एम स्टालिन को मिला। आप चले जाइए महाराष्ट्र में बाबा साहब बाल ठाकरे जी का विरासत लोग कहता था कि राज ठाकरे को मिलना चाहिए, किसको मिला? उद्धव ठाकरे जी को मिला। आप चले जाइए फिर आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी, जगन मोहन रेड्डी, राजशेखर रेड्डी जो वाईएस कांग्रेस के बड़े नेता थे, उनका विरासत पॉलिटिकल किसको मिला? जगन मोहन रेड्डी को मिला। आप अखिलेश यादव को मिला। लेकिन श्रवण जी, पारस जी का एक का नाम है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान का राजनीतिक उत्तराधिकारी मैं हूं। आपको भी पता है कि उनके पीछे, पर्दे के पीछे सारा काम नहीं, मैनेजमेंट करते थे। लेकिन जब तक चिराग पासवान जी की उम्र नहीं हुई थी राजनीति में आने की, तब तक 2014 में जब चिराग पासवान जी लोकसभा के चुनाव लड़े और तुरंत उनको संसदीय बोर्ड का भी अध्यक्ष उसी समय बना दिया गया था। उसी समय से जब उनका पुत्र उस लायक नहीं हुआ था आदरणीय रामविलास पासवान जी का, तो पारस जी संभालते थे। क्यों? वो कहते हैं प्रदेश अध्यक्ष से हटाया, प्रदेश अध्यक्ष से हटा के तो आपके भतीजा प्रिंसराज पासवान जो सांसद आपके साथ है उन्हीं को बनाया। आपके नेतृत्व में 2010 में 75 सीट आरजेडी अलायंस में आपको मिला, 3 सीट जीते। 42 में आप प्रदेश अध्यक्ष थे, 42 सीट एनडीए गठबंधन ने दिया, 2 सीट जीते। आप 10 साल से ऊपर प्रदेश अध्यक्ष रहे, आप किसी जिला में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आज तक आप बैठक करने नहीं गए। इस तरह ऐसे थोड़ी चलता है। श्रवण जी, आप काफी समय से रहे हैं ओरिजिनल लोजपा के साथ, बाद में जो 2 घड़ा हो गया उसका अलग बात है। आपको क्या लगता है, लगातार पासवान वोटों की बात आती है, लोग कहते हैं कि चिराग पासवान के साथ है, इनके लोग कहते हैं कि हमारे साथ है, एक्चुअल में पासवान वोट है किसके साथ? आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, बड़ा दिलचस्प है। गोपालगंज और मोकामा में चुनाव था, उपचुनाव था। तो उपचुनाव में पारस जी ने हमको खबर किया कि भारतीय जनता पार्टी से आप बात कर लो। अब बात करके 3 दिन का कार्यक्रम 29, 30, 31 का तय कर दो और 2 दिन का प्रिंस का तय कर दो। गोपालगंज और कुढ़नी में नहीं, कुढ़नी में बाद में हुआ, गोपालगंज और मोकामा में, कुढ़नी बाद में हुआ, बाद में हुआ। तो हमने भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय से संपर्क किया। मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, शीर्ष नेतृत्व से संपर्क किया। मैं गया भारतीय जनता पार्टी के राज्य कार्यालय। मैंने कहा कि हमारे पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस और प्रिंस राज पासवान जी, ये लोग कार्यक्रम देना चाहते हैं, कार्यक्रम गोपालगंज में और मोकामा में। तो राज्य कार्यालय भाजपा की ओर से कहा गया कि शाम में हम मीटिंग होगी, जो कार्यक्रम लगाने की बैठक होती है हम बताएंगे। शाम तक उन्होंने नहीं बताया। दूसरे दिन हम लगातार संपर्क, दूसरे दिन गए, नहीं बताया। तीसरे दिन कहता है कि उम्मीदवार ही कार्यक्रम नहीं चाहता है, उम्मीदवार ही कार्यक्रम नहीं चाहता। आपका कहना है कि बीजेपी ने इनका प्रोग्राम ही नहीं सुन लीजिए, हकीकत है कि सांच को आज क्या। उम्मीदवार से हमने संपर्क किया, उम्मीदवार ने कहा कि पारस जी और प्रिंस जी, पारस जी के आने से पासवान वोट में और रिएक्शन हो जाएगा, पासवान वोट पारस जी के आने से महागठबंधन को चला जाएगा। लास्ट में चिराग पासवान जी से एनडीए के दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने बात किया और चिराग पासवान जी को राजी किया। चिराग पासवान जी का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का राज्य यूनिट, बिहार का यूनिट मांग रहा था और दोनों जगह उम्मीदवार मांग रहे थे। और चिराग पासवान जी का बड़ा रोड शो दोनों जगह हुआ, हम उसमें थे, दोनों जगह रोड शो हुआ। पासवान वोट यदि पारस जी के साथ रहता तो भारतीय जनता पार्टी क्यों परहेज कर? नहीं, निश्चित तौर पर आप ये बताओ और बता।
बड़ा रोड शो मोकामा में 10 किलोमीटर से ऊपर का रोड शो मोकामा में हुआ। मोकामा में यह रिजल्ट हुआ कि भारतीय जनता पार्टी को 2015 में 60-62 हज़ार वोट आया था। इस बार 15 से 16 हज़ार वोट का इजाफा हुआ सोनम देवी को, चिराग पासवान जी के। अब अनंत सिंह जीते, अनंत सिंह की वो व्यक्तिगत। गोपालगंज में फिर चुनाव, गोपालगंज में बड़ी सभा हुई, बीजेपी ने बड़ी सभा कराया, चिराग पासवान जी का भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच शेयर किया और गोपालगंज सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीता। अब चले आइए कुडनी में, कुडनी में भी पारस जी प्रोग्राम लगाना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी। कुडनी तो गए थे, सुन लीजिए ना, सुनिए ना, पारस जी से आप पूछिएगा ना। हम गए थे, अरे कुडनी गए थे, हम भी गए थे, कुडनी गए थे, हमने ही सारा प्रेस रिलीज भेजा था सारा। कुडनी में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने या राज्य के स्तर के नेताओं ने, यहाँ तक कि कुडनी के जिला स्तर के नेताओं ने, वहाँ जो उस जिला के नेताओं ने पारस जी के साथ ना मंच साझा किया, ना जनसंपर्क अभियान में कोई शामिल हुआ भारतीय जनता पार्टी का नेता। बिना भारतीय जनता पार्टी के बुलाए हुए, कार्यक्रम लगाए हुए, अपना इज्जत बचाने के लिए वह 2 दिन घूम घाम के मन से गए। पूछ लीजिए। और चिराग पासवान जी का बड़ा कुडनी में कितना बड़ा सभा हुआ, कौन कौन थे? सारे बिहार के दिग्गज लीडर थे, मंच पे थे, और चिराग पासवान जी ही उस मंच के हीरो थे। लेकिन हमको इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए ना, चिराग पासवान आप मुंगेरी लाल का हसीन सपना, आप कोई सब सपना दिखाते रहे। आप चले जाइए, आप पासवान के टोला में चले जाइए। अब चौहरमल का मेला था मोकामा में, टाल में, हमने सब देखा है, टाल में सब देखा है। उसमें शुद्ध रूप से आज नहीं वर्षों बरस से चौहरमल का मेला लगता है। पूरे बिहार भर से लाखों की संख्या में वहाँ पासवान लोग जुटते हैं। क्या हश्र हुआ उनका वहाँ, क्या हश्र हुआ उनका वहाँ। बात सुनिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान इस पार्टी और ये तारापुर कुशेश्वर जी गिनाते हैं। तारापुर कुशेश्वर में जेडीयू का उम्मीदवार था और उस समय नीतीश कुमार जी एनडीए में थे। तो ये तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में गए थे। आपकी बात सही। हमारा सवाल ये है कि चाचा हो, भतीजा हो, स्वर्गीय रामविलास पासवान के कारण जनता में इतनी पैठ है। निश्चित तौर पर इनका जो वोट बैंक है इसे इनकार नहीं किया। लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि चिराग पासवान को लगातार भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है, चाहे वो मोकामा का चुनाव हो, चाहे कुडनी का हो, चाहे गोपालगंज का हो। लगातार इनके मंत्री बनने की बात हो रही है, उसको टाला जा रहा है। आपको कहां से लग रहा है? आपको किसने कहा कि इस्तेमाल कर रही है? भारतीय जनता पार्टी आज भी, समय आने दीजिए, समय पे सब फैसला होगा, है ना? समय पे 6 महीने से ज्यादा समय से इनके मंत्री बनने की बात चल रही है। नहीं, मंत्री बनने के, अरे ये तो सोशल मीडिया में नहीं, चिराग पासवान के किसी भी प्रवक्ता ने हमसे बात हुई नहीं, वही सब कुछ जाली प्रवक्ता भागा ना, जो अपने मन से बोलता था। जाली नहीं कह सकते हैं जब किसी कोई नहीं, कोई व्यक्ति, प्रवक्ता क्या मतलब होता है? पार्टी की बात प्रवक्ता का क्या मतलब होता है? प्रवक्ता का मतलब होता है पार्टी नेतृत्व से राय विचार करके। प्रवक्ता जब बोलता है, प्रवक्ता नहीं बोलता है, पार्टी बोलती है। क्या बोलता है? और भी कोई पदाधिकारी को इजाजत नहीं होता है। क्या बोलता है लोग कि हमारी पार्टी की बात हमारे प्रवक्ता रखेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष। जब प्रवक्ताओं ने, चिराग पासवान जी के प्रवक्ताओं ने इस तरह की बात कही है, उन पे चिराग पासवान जी के द्वारा कार्रवाई की गई है। श्रवण अग्रवाल जी, आखिरी सवाल मेरा है, आपने सारी बातों को रखा, आखिरी सवाल है कि क्या आपको नहीं लग रहा कि इन दिनों चिराग पासवान जो है थोड़ा कमजोर हो रहे हैं? जिस प्रकार से उन पर आरोप लग रहे हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। जिस प्रकार से चंदन सिंह ने पार्टी छोड़ा, जिस प्रकार से मयंक मौली, जो सोशल मीडिया के अच्छे जानकार हैं मयंक मौली, आप मेरी बात समझिए, उसके बाद से देवजानी मित्रा ने छोड़ा, और निश्चित तौर पर जब ये लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ज्वाइन किए हैं तो चिराग पासवान के कुनबा में थोड़ी सी कमजोरी आ रही है। अरे ये सब गए हैं ना, राष्ट्रीय लोक, पारस जी एकदम देश के दिग्गज लीडर हो जाएंगे, एकदम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जन चिराग पासवान भी है। नहीं, चिराग, आप देख लीजिए, किसी भी पिता, कोई भी पिता गर्वान्वित होता है, गर्व महसूस करता है यदि उसका बेटा उससे आगे निकल जाता है।
चिराग पासवान जी की सभा को देख लीजिए, वो हम देख रहे हैं आप लगातार। रामविलास पासवान जी की सभा में कभी जिंदगी में उतनी भीड़ नहीं आती थी जितनी चिराग पासवान जी की सभा में भीड़ आ रही है। बिल्कुल, बिल्कुल। भीड़ आ रही है, कोई न खर्चा न कोई न कुछ नहीं, अपने आप भीड़ उमड़ रही है जहां जा रहे हैं। यही बात हम कह रहे थे, मोकामा चुनाव में हमने देखा कि बाढ़ से लेकर के मोकामा तक चिराग पासवान की सभा में क्या भीड़ थी। अभी नालंदा में आपने देखा होगा कई सभा चिराग पासवान जी को गया में आप देख लगता है कि अपार भीड़, उतना भीड़ तो रामविलास पासवान जी की आत्मा आशीर्वाद दे रही होगी, कृतज्ञ महसूस कर रही होगी कि मेरा बेटा, किसी भी पिता को गर्व होता है। लेकिन रामविलास पासवान की आत्मा दुखी भी हो रही होगी चाचा भतीजे की लड़ाई को देख करके। नहीं, रामविलास कोई चाचा, कोई लड़ाई नहीं। पशुपति कुमार पारस जी ने अच्छा किया, पशुपति कुमार पारस जी ने दल तोड़कर अच्छा किया। कल तक परिवारवाद का आरोप रामविलास पासवान, भाई प्रेम के कारण रामविलास पासवान पर परिवारवाद का आरोप लगता था। कम से कम अब यह आरोप चिराग पासवान पे तो नहीं लगेगा कि परिवारवाद चिराग, अपने आप पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज पासवान, इन लोगों ने इस जो यह आरोप लगता था, यह आरोप अब चिराग पासवान पे नहीं लगेंगे कि चिराग पासवान परिवारवाद करते हैं। इससे चिराग पासवान को पशुपति कुमार पारस जी ने मुक्ति दिला दिया। चलिए धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के पुराने राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चिराग पासवान परिवारवाद से ऊपर उठ गए हैं, और इस बात के लिए इन्होंने पारस जी को बधाई दी कि जिस प्रकार से उन्होंने किया है चिराग पासवान, जो रामविलास पासवान पर आरोप लगता था, उससे मुक्त करने, और कहीं से यह मानने के लिए श्रवण अग्रवाल तैयार नहीं है कि चिराग पासवान कमजोर हो रहे हैं। इनका कहना है कि चिराग पासवान रोज मजबूत हो रहे हैं, और आगे आने वाले समय में आप देखेंगे। साथ ही साथ श्रवण अग्रवाल कुछ बड़ा खुलासा आगे आने वाले दिनों में कर सकते हैं। श्रवण अग्रवाल की बातों में कितनी सच्चाई है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।